Chapter 1 Introduction to Personal Financial Planning. So, this chapter will give you a basic understanding about the concept of financial planning. Financial planning क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, ये सारे concepts हम लोग इस chapter में देखेंगे. So, before we start understanding what an investment advisor does, हमें ये समझना होगा कि financial planning होती क्या है. Because एक investment advisor को financial planning ही करनी होगी. So, ये क्या होता है financial planning, कैसे हम लोग कर सकते हैं financial planning, ये हम लोग समझेंगे. So, financial planning aims at ensuring that a household or individual has adequate income or resources to meet the current and the future expenses and need. तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है ये समझना कि सामने वाले पर्सन के पास एडिक्वेट इनकम है कि नहीं है. हर किसी की लाइफ का कुछ ना कुछ गोल होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल. सो कुछ लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ मीडियम टर्म गोल्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं. शॉर्ट टर्म गोल की एग्जांपल हम देखते हैं लाइक बाइंग अ कार, गेटिंग मैरिड. तो इन सब चीज़ों में वी नीड सम एक्सपेंसेस, बट देन ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, हमें बहुत जल्द यहाँ पे पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा भी हमें नहीं चाहिए. देन वी हैव द मीडियम टर्म्स लाइक द फॉरेन वेकेशन. तो मीडियम टर्म प्लान्स थोड़े से दूर के होते हैं और लॉन्ग टर्म प्लान यूजुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के होते हैं लाइक एजुकेशन, मैरिंग किड्स, रिटायरमेंट या बाइंग अ हाउस. सो जब भी हम लोग गोल बनाते हैं, गोल 3 कैटेगरीज के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों है. बिकॉज बिहाइंड एवरी फाइनेंशियल प्लानिंग देयर इज अ गोल विच इज डिफाइंड. सो किसी न किसी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए ही हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग एम करते हैं. The regular income for a household or individual may come from sources such as profession, salary, business और even investments. तो जब भी हम लोग रेगुलर इनकम की बात करते हैं, आपका अगर कोई गोल है तो गोल के लिए आपको कुछ ना कुछ सेविंग्स करनी पड़ेंगी. वो जो भी सेविंग्स होंगी वो आपकी इनकम के थ्रू जनरेट हो पाएगा और विदाउट दिस इनकम आप अपने सेविंग्स तक नहीं पहुंच पाओगे या अपने गोल को रीच नहीं कर पाओगे. अब ये रेगुलर इनकम कहाँ कहाँ से आता है? सो इट कैन बी फ्रॉम अ प्रोफेशन. लाइक जो एक्टर्स होते हैं वो उनका एक प्रोफेशन है. चार्टेड अकाउंटेंट्स का अकाउंटेंसी इज द प्रोफेशन. आप हो सकता है किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी कोई फिक्स सैलरी है. या बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस से आपका प्रॉफिट जनरेट होता है. या इवन इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है कि हमने सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है और वहीं से हम लोग रिटर्न जनरेट कर रहे हैं. इवन दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ फंड. तो सोर्स ऑफ फंड कुछ भी हो सकता है, बट देन इन सारे सोर्सेज ऑफ फंड से हम लोग कुछ ना कुछ रेगुलर इनकम जनरेट करेंगे विच इज़ वेरी मच नेसेसरी टू रीच द गोल. गोल तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम अपना ज़रूर रखें. सो व्हाट आर दी स्टेप्स टू बिल्ड अ प्लान? तो जब भी हम लोग एक फाइनेंशियल प्लान की बात करते हैं, सो फाइनेंशियल प्लान के लिए हमें नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती है. नेटवर्थ इज असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. हमारे पास कितने असेट्स हैं और हमारी कितनी लाइबिलिटीज है. तो हम जब भी अपने असेट्स को अपनी लाइबिलिटी से माइनस करेंगे, व्हाट वी गेट इज द नेटवर्थ. नेटवर्थ मतलब हमारा खुद का कैपिटल कितना है. सो असेट माइनस लाइबिलिटी इज द कैपिटल. अब हमारे पास अभी फिलहाल कुछ खास कैपिटल नहीं है. फिर हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे कि हमारे गोल्स क्या क्या है, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे. इट कैन बी शॉर्ट टर्म गोल, कैन बी मीडियम टर्म, कैन बी लॉन्ग टर्म. जब हमने अपने गोल को डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितनी मनी की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लॉन्ग टर्म गोल आइडेंटिफाई किया है, दैट इज रिटायरमेंट. तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फंड्स चाहिए. अब जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फंड्स अरेंज करता हूँ तो मुझे कितने फंड्स चाहिए? तो लेट्स से मुझे चाहिए 5 करोड़. तो आई नीड 5 करोड़ फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग. सो मेरा गोल भी फाइनलाइज हो गया, कितना मनी मुझे चाहिए ये भी फाइनलाइज हो गया. नाउ हाउ मच रिस्क आई कैन टेक? अब ये 5 करोड़ को अरेंज करने के लिए मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? अगर मैं हर महीने 1 लाख रुपीज सेव करता हूँ तो ये 5 करोड़ तक मैं कैसे पहुँच पाऊंगा? तो यानी तो इस 1 लाख रुपीज पर मंथ को मैं किसी एफडी में कन्वर्ट करता जाऊँ, रिकरिंग डिपॉजिट में यहाँ पे करवा सकता हूँ, या इस 1 लाख को मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं ऐसे किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो अगर मैं ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो रिस्क विल बी हायर एंड द रिटर्न्स विल आल्सो बी हायर. अगर मैं इसे एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ तो रिस्क बहुत कम रहेगा लेकिन रिटर्न्स भी काफ़ी कम रहेंगे. सो कितना रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा. अब लेट्स से मैंने सोचा कि मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो एग्जैक्टली कौन से शेयर्स में?
अगर मुझे स्पेसिफिक इक्विटी की मैं बात कर रहा हूँ, सो इक्विटी इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट शेयर्स। अगर मैं डेट की बात कर रहा हूँ, तो डेट इंक्लूड्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। सो देयर आर वेरियस एसेट क्लासेस, बहुत सारी अलग अलग एसेट क्लासेस होती है। एसेट क्लासेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक इक्विटी एक एसेट क्लास है, डेट एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, देन गोल्ड, कैश, ये सब अलग अलग एसेट क्लासेस हैं। So I can invest in equity if I want, I can invest in debt, I can invest in gold जो कि commodity का एक part हो जाएगा, I can also invest in real estate, या I can also invest in other assets like alternate investment funds. So ये कुछ asset classes होती हैं जिसमें हम लोग investment कर सकते हैं, और इनमें invest करने से we will get certain returns, और उस return से we will accomplish our goal. The main motive is to achieve this goal. Let's take an example. Mr. Vinod is 40 years old and earns rupees 2 lakh a month. He is able to save about rupees 40,000 a month after meeting all the routine expenses of his family, paying the loans for his house, car, and other needs. His investments include those for the tax savings, bank deposits, bonds, and some mutual funds. He pays premiums on the life insurance for himself and his wife. Vinod is the sole earning member of his family, and he believes that he takes care of his finance adequately to take care of his current and future needs. How would financial planning help him? So Mr. Vinod की 2 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी है, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, 40,000 पर मंथ उनकी सेविंग्स हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए उनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं और उनके कुछ एक्सपेंसेस भी हैं। सो ये सब कुछ देखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या उन्हें भी फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टर विनोद को फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। सो इस पैराग्राफ में एक चीज मेंशन की है कि ही इज द सोल अर्निंग मेंबर। सो व्हेन मिस्टर विनोद इज द सोल अर्निंग मेंबर, क्या इन्होंने अपने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं कि अगर विनोद को कुछ हो जाए तो उनकी फैमिली के एक्सपेंसेस कैसे रन होंगे। सो बिकॉज आउट ऑफ 2 लाख रुपीज वो सिर्फ 40,000 अ मंथ सेव कर पाते हैं, सो देर इज 60,000 रुपीज एक्सपेंस एवरी मंथ। सो एवरी मंथ ही स्पेंड्स रुपीज 1,60,000। सो ये 1,60,000 जो एवरी मंथ का एक्सपेंस है, एंड मिस्टर विनोद को कुछ हो जाता है वहां पे, and he is the sole earning member, so who would bear the 1.6 lakh expenses every month? So for this he needs to create an emergency fund. Then as a financial planner आपको ये भी देखना होगा विनोद ने जो लाइफ इंश्योरेंस लिया है उसका सम अश्योर्ड कितना है, एंड वुड दैट बी सफिशिएंट फॉर द फैमिली, बिकॉज इस फैमिली के एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा है। सो विल दी लाइफ इंश्योरेंस सम अश्योर्ड बी सफिशिएंट फॉर दिस फैमिली आफ्टर अनटाइमली डिमाइज ऑफ विनोद। देन हमें ये भी देखना होगा कि क्या फैमिली का एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस है। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच वी वुड नीड टू अंडरस्टैंड एज अ फाइनेंशियल प्लानर, एंड इस क्लाइंट को हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो सब कुछ समझना हमें बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दिस वील हैव टू अंडरस्टैंड इन वेरी मच डिटेल कि what are the exact investments that the client has made, and what are the incomes and expenses, assets and liabilities of the client, और कितना कितना इंश्योरेंस उस क्लाइंट ने किया है। Financial planning is thus a process that enables better management of the personal financial situation of a household or individual. It works primarily through the identification of the key goals and putting in place an action plan to realign the finances to meet those goals. तो सबसे पहला एम होता है एक गोल को आइडेंटिफाई करना, या जितने भी की गोल्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना, और उन गोल्स को कैसे हम लोग मीट अप कर सकते हैं, क्या एक्शन प्लान रहेगा उसके लिए, कितना कितना अमाउंट हमें लगेगा, और उस अमाउंट को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन सब रास्तों को फाइंड आउट करना इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल गोल्स का एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। So it is a holistic approach that considers the existing financial position, evaluates the future needs, puts a process to fund the needs, and reviews the progress. तो हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें कितने अमाउंट की नीड है, हम लोग ये भी देखेंगे कि उस फंड को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि क्या उस फंड को अरेंज करने के तरीके सही हैं। सो वेयर टू इन्वेस्ट टू रीच टू द गोल दैट वी हैव सेट। नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग क्यों सीख रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग समझने का नीड क्या है। There is a large range of financial products and services that are available for the investors today, and
these need to be linked to the specific needs and situations of the clients. तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे अवेलेबल है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात करो तो अलग अलग बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब ने अलग अलग रेट्स पे आपको फिक्स डिपॉजिट दिए हैं। तो कौन सी बैंक का फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए बेटर है, कौन सी बैंक सेफ है, कौन सी बैंक अनसेफ है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स की बात करें, सो देयर आर वेरियस कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग द म्यूचुअल फंड सर्विसेज। अगर हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सबके अलग अलग फीचर्स हैं, किसी ने क्रिटिकल इलनेस को ऐड कर दिया है, किसी ने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं। सो ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी आज के टाइम पे मार्केट में आ चुकी है। सो इनको समझना एक नॉर्मल यूज़र के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। Not every product may be suitable to a client, nor would a client be able to identify how to choose and use the products and services from the choices that are available in the market. तो क्लाइंट के लिए हर एक प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन क्लाइंट के लिए ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विच मेनी पीपल फेस दीज डेज कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अगर हमें एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है तो हम लोग बहुत दिन तक कोशिश करते हैं ये समझने की कौन सा लाइफ इंश्योरेंस अच्छा है, और एंड में हम लोग वही इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं जिसका प्रीमियम सबसे कम है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ द अदर इंस्ट्रूमेंट्स। Financial planning bridges this gap as the investment advisor possesses the expertise to understand the dynamics of the products on the one hand and the needs of the client on the other. तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक वो पर्सन होता है जिसको दोनों चीज़ों का नॉलेज है। उसे ये भी पता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, और उसे ये भी पता है कि प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है। सो जब प्रोडक्ट के फीचर्स आपको पता है और क्लाइंट की नीड आपको पता है, तो उसको ब्रिज करना, उसको मीट आउट करना इज वेरी इजी फॉर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। और यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की। दिस मेक्स देम बेस्ट सूटेड टू यूज सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए बेस्ट सूटेड है, ये बताना इज द मेन वर्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। या ये समझना, ये आइडेंटिफाई करना कि क्लाइंट की नीड क्या है और क्लाइंट को सजेस्ट करना कि उसे कौन से प्रोडक्ट के थ्रू जाना चाहिए, इज द वर्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। देन द स्टेप्स फॉर द सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, सो एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या क्या स्टेप्स हमें लेनी होंगी और कैसे हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस स्टेप्स विच वी नीड टू फॉलो। तो यहाँ पे स्लाइड पे आपको 7 स्टेप्स दिख रही हैं, यही हमें फॉलो करनी है एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टू कंप्लीट द फाइनेंशियल प्लानिंग। The first step says to understand the client's personal and financial circumstances. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि क्लाइंट के assets क्या क्या हैं, क्लाइंट की liabilities क्या क्या हैं, क्लाइंट की क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, क्लाइंट के क्या क्या गोल्स हैं, और क्लाइंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्लाइंट के एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लाइंट के बारे में समझनी होगी कि क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। सो क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटस समझने के लिए उसका असेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्लाइंट का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है या फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ये समझने के लिए हमें क्लाइंट से कुछ बेसिक क्वेश्चन करने होंगे, लाइक उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन कौन से सोर्सेज से वो इनकम अर्न करता है। हो सकता है उसका एक फिक्स सैलरी हो प्लस उसका एक रेंटल इनकम जनरेट होता हो। तो कहाँ कहाँ से हमें इनकम जनरेट हो सकता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस उसे एवरी मंथ बेयर करने हैं, क्या क्या उसके पास असेट्स हैं और क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड टू फॉलो। सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई द गोल्स। उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या है ये हमें समझना होगा। लाइक उसे एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, लेट्स से 2 इयर्स के बाद उसे अब्रॉड जाना है और उसके लिए उसे 1 करोड़ रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो कैसे अरेंज करना है, इफ दैट इज द प्रॉब्लम देन दिस इज द फाइनेंशियल गोल। अगर उसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है देन दैट इज द फाइनेंशियल गोल कि मुझे रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपीज अरेंज करने हैं। हो सकता है क्लाइंट का ये गोल हो कि उसे 10 साल के बाद अपना एक घर लेना है जिसकी मार्केट वैल्यू शुड बी अराउंड 2 करोड़। तो उसे अगर 2 करोड़ का घर 2 साल के बाद लेना है या 10 साल के बाद लेना है, इवन दिस इज अ फाइनेंशियल गोल। सो फाइनेंशियल गोल इज दैट गोल विच comprises of two things. One is how much money is needed and second is how much time do we have. कितने टाइम के बाद हमें ये मनी रिक्वायर्ड है। सो कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए, ये 2 पॉइंट्स अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो हमारा फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो जाता है।
Third point says analyze the client's course of action and alternatives. So अगर हमें ये समझ में आ गया कि क्लाइंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कितना इनकम अर्न करता है, उसमें से कितना वो सेव कर पाता है, और ये सेविंग के थ्रू वो कैसे अपना मनी सेव करके 5 साल के बाद वो अपना घर बना सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम लोग एक फाइनेंशियल प्लान डेवलप करेंगे, और ये जो फाइनेंशियल प्लान है ये हम क्लाइंट को रिकमेंड करेंगे. So there is a financial plan that is being developed and the same would be recommended to the client. Before this, we'll have to analyze the client's course of action. ये point मैंने बाद में इसलिए लिया because जब हमारा financial plan हमें समझ में आ जाता है, तो financial plan समझने के पहले हमें client का course of action भी समझना होगा कि client saving कितनी कर पा रहा है, client की income कितनी है, client के expenses कितने हैं. So basically these two points are interrelated. जो हमारा पॉइंट 3 और पॉइंट 4 है, ये दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, बिकॉज हम जब तक क्लाइंट का कोर्स ऑफ एक्शन नहीं समझेंगे तब तक हम उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो हो सकता है दो अलग अलग क्लाइंट्स हो, दोनों का फाइनेंशियल गोल इज सेम, दोनों के असेट लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंसेस आर सेम, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस इन द कोर्स ऑफ एक्शन. लाइक एक क्लाइंट के कुछ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे क्लाइंट के वो एक्सपेंसेस नहीं है. So saving factor is more for client first and saving factor is less for the same client. So due to the differences in the way they manage the money will impact their financial plans. Fifth point is present the financial planning recommendations. अब जो भी हमने financial plan develop किया है वो हम लोग client के सामने present करेंगे. Then implement the financial planning. हमने अगर सोचा था कि हमें हर महीने 10,000 रुपीज क्लाइंट के अलग करके उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे. दिस इज स्टेप नंबर 6. देन इन द नेक्स्ट स्टेप विल मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड अपडेट अकॉर्डिंगली. तो हम लोग ये देखेंगे कि हमने सोचा था कि एवरी मंथ हम 10,000 अलग करेंगे, तो हमारे 10 साल तक 1 करोड़ रुपीज इकट्ठे हो जाने चाहिए. अब इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सीधा 10 ईयर्स के बाद ही देखेंगे, हम लोग ये भी देखेंगे कि 1 साल के बाद क्या हम थोड़ा सा गोल की तरफ बढ़े, 2 साल के बाद क्या हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. कभी कभी ऐसा हमें लग सकता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें प्रॉपर रिटर्न्स नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या कुछ अमाउंट हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो हम लोग जब तक प्रोग्रेस को मॉनिटर नहीं करेंगे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है. तो अगर यहाँ पे कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे चेंजेस हम लोग स्टेप नंबर 7 में करेंगे. नेक्स्ट कम्स द रोल्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर. तो फाइनेंशियल प्लानर का क्या रोल रहेगा. सो ये कुछ रोल्स हैं फाइनेंशियल प्लानर के. फर्स्ट, ही विल हैव टू रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट नीड्स एंड द गोल. तो ये हम लोग लास्ट स्लाइड पे देख चुके हैं कि फाइनेंशियल प्लानर को सबसे पहले नीड समझना होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्या है एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल गोल्स. तो जब तक हम फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड और फाइनेंशियल गोल्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हो पाएगा. सो जैसे ही हमें नीड समझ में आ गई और गोल समझ में आ गया कि किस गोल के लिए हमें कितने अमाउंट की नीड है, देन वील मूव ऑन टू रिकॉग्नाइज द इनकम एंड एक्सपेंस पैटर्न्स. हमने क्लाइंट का इनकम एंड एक्सपेंस पैटर्न देखा, और ये देख के हमें समझ में आएगा कि कितना एक्चुअली वो क्लाइंट सेव कर पाएगा और कितना वो खर्च कर देगा. कुछ लोग होते हैं जो 1 लाख रुपीज अर्न करते हैं, लेकिन उसमें से 80,000 रुपीज वो लोग स्पेंड कर देते हैं. वहीं पे देर आर अ फ्यू पीपल जो महीने का सिर्फ 50,000 रुपये अर्न करते हैं, लेकिन 50,000 में से वो 20,000 ही स्पेंड करते हैं एंड फाइनली दे सेव 30,000. तो ये दोनों सिनेरियोज में इनकम हम देखें तो पर्सन ए की ज़्यादा है, लेकिन सेविंग्स हम देखें तो पर्सन बी की ज़्यादा है. तो पर्सन ए की सिर्फ 20,000 की सेविंग है, पर्सन बी की 30,000 की सेविंग्स है. So in spite of earning more, person A is not able to increase the savings. तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंस पैटर्न बताएगा कि हमें कितना एक्चुअली सेव करना है और कितना सेव करके हम लोग अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं. देन बाय लुकिंग एट दीज फीचर्स वील एक्चुअली सेट द फाइनेंशियल गोल. तो हो सकता है हमने इसके पहले जो फाइनेंशियल गोल बनाया हो वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो और हमें उसको थोड़ा सा एक्यूरेट करने की ज़रूरत है. लाइक मैंने ये सोचा था कि मैं 20,000 पर मंथ सेव करता हूँ और मुझे 2 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए. सो दैट गोल इज नॉट फिजिबल एट ऑल. तो मुझे गोल को फिजिबल बनाना होगा, मुझे गोल को एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग सेट करना होगा. सो अगर मैं सिर्फ 10,000 पर मंथ सेव कर पाता हूँ और मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो मुझे कम से कम 10 साल का टाइम अपने पास देना होगा. तो मैं अपने फाइनेंशियल गोल को थोड़ा सा डिले करूंगा. सो दिस इज एक्चुअली द फाइनेंशियल गोल जो हम लोग अब सेट कर रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल गोल में
अमाउंट भी क्लियर होना चाहिए और टाइमिंग भी क्लियर होना चाहिए। तो जब ये अमाउंट और टाइमिंग हमारा प्रॉपर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फाइनेंशियल गोल सेट हो चुका है। देन वील मूव ऑन टू असेट एलोकेशन। अब हम लोग ये सोचेंगे कि हमें जो 10,000 रुपीज पर मंथ सेव करने हैं उसको हमें कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। 3,000 हो सकता है हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, 2,000 हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, 5,000 हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट में स्पेंड करें। तो ये अलग अलग जगह पे हम लोग अपने मनी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज द असेट एलोकेशन। देन सिलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना है। मैंने अगर इक्विटी बोला तो इक्विटी में कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोचा तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो मुझे अच्छे रिटर्न देंगे और कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो बहुत रिस्की हो सकते हैं। इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में क्या मुझे फिजिकली इन्वेस्ट करना है या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करना है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू हम लोग एक्चुअल asset classes में invest कर सकते हैं। Financial planning is a dynamic process that requires attention to the constantly changing market and product performances and matches these with the dynamic changes in the needs and status of the client। तो because market dynamically change हो रहा है, बहुत सारी चीजें न्यू मार्केट में आ गई हैं। कोविड अगर मार्केट में आया है तो हमारे जितने मेडिकल इंश्योरेंसेस उन सब के प्रीमियम बढ़ गए और ये सारे प्रीमियम्स बढ़ने के पीछे रीजन था बिकॉज ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अब बीमार पड़ सकते हैं। सो मार्केट डायनेमिकली चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट डायनेमिकली चेंज हो रहा है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस हमें इन चेंजेस से मैचअप करना पड़ता है और इसीलिए हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं सो दैट हम लोग अपने क्लाइंट को भी उस अकॉर्डिंग अपडेट कर पाए। दिस काइंड ऑफ अटेंशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ फाइनेंशियल प्लानर। तो एक्चुअली कौन से प्रोडक्ट मार्केट में न्यू आए हैं, कौन से प्रोडक्ट क्लाइंट को समझना जरूरी है, ये सारा अपडेट ही क्लाइंट को एक फाइनेंशियल एडवाइजर देगा एंड इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना थ्रू अ फाइनेंशियल एडवाइजर इज वेरी मच नेसेसरी। तो जब भी हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर की या फाइनेंशियल प्लानर की, तो यूजुअली हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। बट द एक्चुअल वर्क ऑफ फाइनेंशियल प्लानर और एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज नॉट ओनली टू गेट द मनी इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, बट हम लोग उन्हें सेविंग एडवाइस भी देंगे। हम लोग ये बताएंगे कि आप कहाँ पे एफडी करा सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप मनी को सेव कर सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसी करनी होगी, कितना मनी आप हर मंथ अलग करोगे या सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे तो आप रिटायरमेंट के ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाओगे। मॉर्टगेज गाइडेंस, हमें कितना लोन लेना चाहिए अपने घर के लिए, या अगर हम अपने घर को मॉर्टगेज करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट कितना मनी हमें मिलना चाहिए। इंश्योरेंस गाइडेंस, कौन कौन से इंश्योरेंस हमें लेने की जरूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना है, लाइफ इंश्योरेंस कब लेना है। असिस्टेंस विद टैक्सेस, बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं टू सेव द टैक्स। तो टैक्स कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे टैक्स भरना मैंडेटरी है, एक्सेट्रा। So the advice of a financial planner is not restricted to stock market, but there are various different fields which are being advised by the financial planner or the investment advisor। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए और इसीलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मॉड्यूल 10 एंड 10B में ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर किए हैं so that an investment advisor should be aware about all these different concepts and हम लोग क्लाइंट को भी हेल्प कर पाए to form a proper financial planning। Now let us understand how is financial planning different from a typical financial advisory services। So normal financial advisory services और financial planning में क्या क्या differences होते हैं। Financial planning requires following of a specific process wherein the client along with their overall needs and goals are at the core of everything being done। Other financial advisory services would normally look at meeting just a specific need like advising on stocks or debt, but the relation with other aspects might be missing। सो यही चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट स्लाइड पे कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंस। लाइक हमारा गोल क्या है, हम गोल को कैसे मीट कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं टू मीट ऑल दीज डिफरेंट गोल्स। इक्विटी में कब इन्वेस्ट करना है, डेट में कब इन्वेस्ट करना है, कॉमोडिटी में, रियल एस्टेट में कब इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी की सारी एडवाइस एक फाइनेंशियल प्लानर देता है। वेयर एज जो बाकी की फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज वुड नॉर्मली लुक लाइक एट मीटिंग जस्ट अ स्पेसिफिक नीड। लाइक क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसे स्टॉक में इन्वेस्ट करवा के प्रॉफिट करवा के दूं।
my aim is not to meet his financial goal, but my aim is just to get him proper return from one of the financial instruments. मुझे क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक प्रॉपर डेट इंस्ट्रूमेंट बताओ जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं। मैंने उसे एक बढ़िया सा बॉन्ड बता दिया जहां पे वो एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, एंड दैट इज इट। जब भी हम किसी स्पेसिफिक नीड को केटर करते हैं, दैट इज नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, बट व्हेन वी एक्चुअली गेट इनटू द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट और हम क्लाइंट को पूरा एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प करते हैं, उसके गोल्स को मीट करने में हेल्प करते हैं, और उसमें हमारा पूरा प्रॉपर एनालिसिस होता है, मॉनिटरिंग होता है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें क्या क्या करना होगा और उसके क्या क्या स्कोप है। सो फर्स्ट इज द पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस से स्टार्ट करना होगा। पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हमें गोल सेट करना होगा क्लाइंट का, उन गोल्स को प्रायोरिटाइज करने होंगे बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल गोल्स। देन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट गोल्स, जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उन सब पे फोकस करना। स्टैगरिंग द टाइमिंग ऑफ सर्टेन गोल्स। तो जितने भी गोल हैं हमें उनका टाइमिंग सेट करना। कुछ ऐसे भी गोल हो सकते हैं जो हमारे लिमिटेड टाइम में मीट ना हो पाए, तो हमें उनका टाइम लिमिट इंक्रीज करना होगा। सो ये सारे चेंजेस करना इन द टाइम लिमिट इज अगेन वन ऑफ द वर्क ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड बजटिंग। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन NISM 10A एंड 10B। तो 10A और 10B में ये सारा कंटेंट हमें कवर करना है जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर का होता है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है टू बिकम अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर। अगर एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल गोल को समझना या फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना आना चाहिए। तो पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग इसी चैप्टर में देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग कैश फ्लो मैनेजमेंट समझेंगे एंड बजटिंग समझेंगे कि कैसे हम हाउस होल्ड बजट बना सकते हैं, कैसे हम लोग अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस प्लानिंग समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इंश्योरेंस से ही हम लोग एक रिस्क को सेव करते हैं। तो जब तक हम लोग रिस्क को सेव नहीं करेंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारा अमाउंट सेव करके रखा है, 5 लाख 6 लाख रुपीज, एंड सडनली मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में मेरी पूरी सेविंग्स वॉश आउट हो जाती है। तो मैंने अभी तक जितनी भी प्लानिंग की थी वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्लानिंग काम आएगा। सो इंश्योरेंस प्लानिंग समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे जो गोल है उसके लिए हम जो मनी सेव कर रहे हैं वो कहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में खर्च ना हो जाए, लाइक एक्सीडेंट हो जाना, पर्सन की डेथ हो जाना। देयर आर वेरियस डिफरेंट सिनेरियोज वेरिन हम लोग जो प्लान करते हैं उस अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं। तो उन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वी हैव दी इंश्योरेंस प्लानिंग। देन डेट मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। अगर हम लोग बहुत सारा डेट ले चुके हैं, हम अगर डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, तो कैसे हमें उस डेट ट्रैप से निकलना चाहिए वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। Then we have investment planning and asset allocation. So again, this is one of the chapters in NISM 10B. टैक्स प्लानिंग हमें देखना होगा, रिटायरमेंट प्लानिंग हम देखेंगे एंड एस्टेट प्लानिंग हम लोग देखेंगे। तो टैक्स कैसे सेव करना है, रिटायरमेंट के लिए जो हमारा गोल है उसको कैसे मीट आउट करना है, और एस्टेट प्लानिंग कैसे करना है। एस्टेट प्लानिंग मतलब जब हम लोग वसीयत बनाते हैं, जब हम लोग विल बनाते हैं, जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा एस्टेट हमारे जाने के बाद किसको मिलेगा, दैट इज एस्टेट प्लानिंग। तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट है जो एक फाइनेंशियल प्लानर को पता होने चाहिए, और इन्हीं को मिक्स करके हम लोग एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी क्लाइंट को बना के दे सकते हैं। देन द कंसेप्ट ऑफ असेट, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ, ये हम लोग बहुत बार डिटेल में देख चुके हैं। सो असेट वो चीज होती है जिसको हम ओन करते हैं, एंड लायबिलिटी वो होती है जिसको हम ओ करते हैं। सो व्हेन वी ओन समथिंग, जो चीज हमारी है, जिस चीज की ओनरशिप हमारे पास है, वो हमारा एक असेट हो जाएगा। और जो चीज हमने बोरो की है और हमें कभी ना कभी लौटानी पड़ेगी, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जब हम लोग असेट और लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो फाइनली बचेगा दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, या इसे हम बोलते हैं नेटवर्थ। ये हमारा नेटवर्थ हो जाएगा। नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो अगर हम लोग नेटवर्थ की इक्वेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो नेटवर्थ इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। तो असेट और लायबिलिटी को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट दी नेटवर्थ। तो अगर हमारे पास हमारा घर है, वी हैव अवर ओन हाउस, हमारे पास कार है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास कैश है, तो ये सब कुछ हमारे असेट्स के अंदर काउंट होंगे। लेकिन अगर मैंने कोई लोन लेके रखा है, सो दैट वुड बी काउंटेड अंडर द लायबिलिटीज।
मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, मुझे कुछ अमाउंट देना है किसी को, मैंने कुछ फंड्स को बोरो किया है, ऑल दिस थिंग्स विल बी काउंटेड अंडर द लायबिलिटीज। और जब हम अपने असेट्स की टोटल वर्थ में से अपने लोन्स को जो हमें रिटर्न करना है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी एक्चुअली गेट द नेट वर्थ कि हमारा खुद का पैसा कितना है। तो अगर मेरे टोटल असेट्स बैंक बैलेंस और सब कुछ मिला के टोटल 10 लाख रुपीज़ के हैं, लेकिन मैंने 5 लाख रुपीज़ का लोन भी लिया है, सो अल्टीमेटली मेरा खुद का नेटवर्थ वुड बी 5 लाख। तो 5 लाख मेरा खुद का अमाउंट है, जो मेरा ही अमाउंट है और मैंने किसी से लिया नहीं है, मैंने किसी से बोरो नहीं किया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ असेट लायबिलिटी एंड नेटवर्थ। The savings of a household or individual are put to work by investing them in the assets। तो हम लोग जब भी सेविंग्स करते हैं तो इन सेविंग्स से हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम या नहीं तो इस सेविंग्स को बैंक में एफडी करा देंगे, या नहीं तो हम इस सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे लाइक स्टॉक मार्केट। तो एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट की सेविंग्स या मेरा बैंक अकाउंट इज माई एसेट। तो ये सब मेरे एसेट हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग सेविंग्स करेंगे उस सेविंग्स से हम लोग धीरे धीरे अपने एसेट्स बिल्डअप करते हैं। Now these assets are classified as the physical assets and the financial assets। तो दो टाइप के असेट होते हैं, फिजिकल असेट एंड फाइनेंशियल असेट। फिजिकल असेट वो असेट होता है जो टेंजिबल होता है, मतलब जिसे मैं टच कर सकता हूँ, जिसे हम फील कर सकते हैं, लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स। तो जो भी मेटल्स हो गए, घर हो गया हमारा, ये सब टेंजिबल असेट्स होते हैं जिनको हम लोग फिजिकल असेट भी बोलते हैं। Financial asset represent a claim that the investor has on the benefits represented by the asset. For example, a bank deposit। तो वो asset जो हमारे financial instruments को show करते हैं वो हमारे financial asset हो जाएंगे। So all the assets which are financial in nature will belong to the financial asset। For example, bank deposit, या मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, इवन दैट इज अ फाइनेंशियल असेट। मैंने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इवन दैट इज अ फाइनेंशियल असेट। सो बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, ये सब मेरे फाइनेंशियल असेट्स हो गए, वेयर इज द रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल विल बी द फिजिकल असेट। An assessment of the financial well-being of the household can be made by calculating the net worth। हम लोग नेटवर्थ से सामने वाले की फाइनेंशियल वेलबींग या फाइनेंशियल हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जो फॉर्मूला हमने लास्ट स्लाइड पे भी देखा था, इट वाज द नेट वर्थ इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। जब भी हम लोग असेट में से लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा दैट वुड बी द नेट वर्थ। हायर दिस नंबर बेटर इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द हाउस होल्ड। तो जितना नेटवर्थ ज्यादा होगा उतना उस हाउस होल्ड के लिए बेटर सिचुएशन होगी, बिकॉज उसके असेट ज्यादा है एंड लायबिलिटीज कम है। Net worth should be calculated periodically and the progress tracked to bring the financial situation to the desired stage। तो नेट वर्थ हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारे असेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास पहले असेट थे 1 करोड़ का, मेरा एक घर था 1 करोड़ का, अब मेरे पास जो टोटल असेट्स है वो 5 करोड़ के हो गए। मेरा घर, मेरा ऑफिस सब मिला के 5 करोड़ के हैं। लेकिन पहले जो मेरी लाइबिलिटीज थी वो 50 लैक्स की थी, तो मेरा जो नेटवर्थ था दैट वाज 50 लाख। लेकिन अब मेरे असेट्स बढ़ के 5 करोड़ हो चुके हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्लॉट्स ले लिए, मैंने बहुत सारे ऑफिसेज ले लिए हैं। सो माई टोटल नेटवर्थ शुड इंक्रीज। बट जब मैंने अपना लोन एस्टिमेट किया तो मेरा लोन 4.5 लैक्स तक पहुंच चुका था। सो अल्टीमेटली मेरा जो नेटवर्थ है दैट इज स्टिल 50 लाख। तो 1 करोड़ जब मेरे असेट थे तब भी मेरा नेटवर्थ वॉज 50 लाख, और जब मेरे असेट्स 5 करोड़ हो गए तब भी मेरा नेटवर्थ था 50 लाख। दैट इज द रीजन हमें नेटवर्थ को periodically चेक करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे असेट अगर बढ़ रहे हैं तो साथ में हमारा नेटवर्थ भी बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जितने असेट बढ़ रहे हैं उतनी लाइबिलिटी भी बढ़ती जाए, तो हमारे नेटवर्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को दिखेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पूरा पैसा हमने उधार पे लिया है। तो अगर मेरा टोटल असेट 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया, दैट इज 4 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है, तो मेरे बोरोइंग्स में भी 4 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है। तो मैंने 4 करोड़ बोरो किए और 4 करोड़ के असेट्स ले लिए, तो वो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, बिकॉज मेरा नेटवर्थ इंक्रीज नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी लुक एट द स्टेप्स वंस अगेन सो दैट हम लोग समझ पाएं, बिकॉज यही वो स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है जब भी हम लोग किसी भी क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लाइक उसके असेट्स क्या क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, उसके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट से पूछनी होगी
और इसके लिए हमें क्लाइंट से प्रॉपर क्वेश्चनर्स करने होंगे, और क्लाइंट से जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमें समझ में आएंगी कि क्लाइंट का फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल बिलोंगिंग्स कैसे हैं। सेकेंडली विल बिल्ड और विल स्टैब्लिश दी गोल। जो ये फाइनेंशियल गोल है इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट को कितना मनी चाहिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी दैट इज नीडेड, एंड सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद क्लाइंट को ये मनी की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल वैल्यू कितना चाहिए क्लाइंट को और टोटल टाइम कितना क्लाइंट के पास है, ये चीज़ें देखते हुए हम लोग उसका फाइनेंशियल गोल बना पाएंगे। Once we have established the financial goal, we'll have to analyze the situation कि हमें कितना सेव करना होगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। हो सकता है ये एनालिसिस करते टाइम हमें ये समझ में आ जाए कि हम लोग जितना सेव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस गोल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। सो वील एक्चुअली हैव टू डेवलप एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान डेवलप करने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्लाइंट की क्या क्या नीड्स है, क्लाइंट की कितनी सेविंग्स है, और इस सेविंग के थ्रू हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक इक्विटी, डेट, टू एक्चुअली मीट दी फाइनेंशियल गोल ऑफ द क्लाइंट। तो इसका हमें पूरा प्रोसेस डेवलप करना होगा कि एवरी मंथ क्लाइंट को 10,000 रुपीज का एक SIP कराना होगा और वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, उसका रिटर्न इतने परसेंट का है, एंड फाइनली यूजिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स द क्लाइंट कैन रीच द फाइनेंशियल गोल। वंस द प्लान इज बिल्ट ऑन पेपर्स, हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे ही वो प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया वहां पे हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद हमें मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमने अगर सोचा था कि एवरी ईयर हमें 10% का रिटर्न मिलना चाहिए, तो क्या हमारा ये इन्वेस्टमेंट हमें 10% का रिटर्न दे रहा है। लेट्स से ये इन्वेस्टमेंट हमें 10% का रिटर्न नहीं दे रहा है, तो व्हाट वी वुड डू, वी वुड ट्राई टू सर्च फॉर सम प्लान या सम इंस्ट्रूमेंट वेर इन वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर रिटर्न। तो मैं थोड़ा सा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, सो दैट मुझे मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है उतना एटलीस्ट मिलता जाए। So there would be different asset classes where I can invest. I can invest in gold, I can invest in real estate, I can invest in equity. तो अगर डेट से मुझे मेरा रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं इक्विटी में जाऊंगा, इक्विटी से रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं रियल एस्टेट में जाऊंगा। सो देर आर डिफरेंट एसेट क्लासेस विच आई विल हैव टू एक्सपेरिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल प्लान दैट आई हैव मेड, और मेरे फाइनेंशियल प्लान को मीट करने के लिए कितना रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा व्हाट इज द एसेट क्लास दैट आई विल हैव टू चूज। सो ये जो भी हमने नाम लिए हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, ये सब हमारी एसेट क्लासेस हो जाती हैं। सो द डिफरेंट एसेट क्लासेस कैन बी इक्विटी, डेट, गोल्ड, गोल्ड को हम लोग कमोडिटी भी बोल सकते हैं, रियल एस्टेट, एक्सेट्रा। So these are the different asset classes wherein the client can invest and get the desired returns in the desired time. Next is the financial advisory and execution. Now in this topic, we are going to understand what is the difference between the advising services and the execution services. So basically there are two different types of services which different financial companies provide. One is advising services, that is known as distribution services. तो एक distribution services हो जाती हैं, एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूशन सर्विसेज, जहाँ पे हम लोग अपनी किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज मीन्स कि हम लोग क्लाइंट को ये बताएं कि क्लाइंट को क्या खरीदना है, और जब क्लाइंट को खरीदना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं खरीदे, वो एग्जीक्यूटर के थ्रू खरीदे। सो द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स इज द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो जब भी हम लोग एडवाइजरी कंपनीज की बात करते हैं, दीज एक्चुअली प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, एंड दीज सर्विसेज आर नोन एज फी ओनली सर्विसेज। तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती हैं या एडवाइजिंग सर्विसेज होती है, दीज आर फी ओनली सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लाइंट को एक फीस लेंगे और क्लाइंट को उसके बदले उसकी एक एडवाइस देंगे कि उसे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे कौन सा म्यूचुअल फंड परचेस करना चाहिए। सो दीज आर द फी ओनली सर्विसेज। So here no commission or incentive should be fixed, there should be no conflict of interest, and there should be no execution facility be provided. तो हम लोग जब भी फी ओनली की बात करते हैं, फी ओनली एक्चुअली मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, जहाँ पे हम लोग क्लाइंट से फीस लेंगे और हम उसे एडवाइस देंगे। सो ऑल दी फाइनेंशियल एडवाइजरीज आर एक्चुअली द फी ओनली सर्विसेज, और they provide the distribution services. Then we have the brokers.
जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर्स आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, सो दे एक्चुअली प्रोवाइड द एग्जीक्यूशन ओनली सर्विसेज। नाउ द ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड टू गिव द एडवाइसेस। वो अगर एडवाइस देते भी हैं सो वो उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो देर आर मेनी ब्रोकर्स विच विल हेल्प यू विथ विच स्टॉक टू एंटर इन, बट देन वो जो भी स्टॉक एडवाइस देंगे उसके लिए वो लोग कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। So either the company can be fee only service, or they can provide the distribution services, or they can provide the execution service only. One company cannot provide the distribution and execution services both. Now this is the phase of technology. So there is one more type of service that is being provided in the market, that is wraps and platforms. Wraps and platform एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवाइजिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मार्केट मूवमेंट्स, एल्गोरिदम्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से ये पता लगाते हैं कि हमें कौन से स्टॉक में एंटर करना चाहिए, कौन से लेवल से बाय करना चाहिए और कौन से लेवल तक हमें वेट करना चाहिए। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। सो देयर इज नो पर्सन हु इज इन्वॉल्व। कोई भी पर्सन हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज नहीं दे रहा है। यहाँ पे देयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज हेल्पिंग अस विद द स्टॉक सिलेक्शन, और उस स्टॉक को हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे, हम लोग उसे परचेज भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, बट देन वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी इन इट, एंड दैट इज द रीजन बोथ द थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड टुगेदर इन द रैप्स एंड प्लेटफॉर्म। इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल है ज़ेरोधा स्ट्रीक। ज़ेरोधा स्ट्रीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए, और जब हम लोग उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिकॉज दैट इज लिंक टू ज़ेरोधा, हम लोग उस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो वो हमें सिलेक्ट करके भी बताएगा स्टॉक्स, और वो हमें उन्हें एग्जीक्यूट करके, परचेज करके प्रॉफिट भी करके देगा। So these platforms, which are technology based advising solutions, are known as wraps and platforms. So we understand that reading the complete book feels a bit boring, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करे हैं। So ये जो 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल में हमने एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, so that आपको पूरी बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े। So even without reading the book, you can understand the concepts very easily by watching these videos. और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंसेप्चुअल आते हैं। सो ये थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल लिखना है, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो द एम ऑफ दीज वीडियोस इज टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स। अब जैसे बुक में अगर एक डेफिनेशन लिखी है तो उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम लोगों ने वीडियोस में डिटेल में समझाया है। Apart from that, we have made 40 plus detailed case studies video जो completely dedicated है towards the case studies। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है। केस स्टडीज के सारे वीडियो 1 आवर ईच के हैं। सो अगर आप 10A10B का कंप्लीट कंटेंट देखोगे, सो द कंटेंट इज अबव 160 वीडियोस। सो 120 वीडियोस आपको कंटेंट के मिल जाएंगे और 40 वीडियोस आपको केस स्टडीज के मिल जाएंगे। टोटल यू विल फाइंड 160 videos of NISM 10A and 10B both combined. Then there are frequently asked questions as well. So देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वन इज जो बुक का कंसेप्ट है, जो बुक का कंटेंट है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सेकेंड इज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं, प्लस उनको सॉल्व कैसे करना है वो हमें बनना चाहिए। सो केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस ये दोनों हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हमसे वो क्वेश्चन के आंसर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। देन ऑब्वियसली द सिलेबस इज अपडेटेड। सो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे, एंड इवन द क्वेश्चंस एंड द केस स्टडीज आर एज पर द अपडेटेड सिलेबस। नाउ वीडियोस में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि वहां पे आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। सो वीडियोस हैं, आप लोग वीडियोस देख के काफी सारी चीजें समझ लेते हैं, लेकिन देयर कैन बी 1 to 2% डाउट्स, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हुए। So for that we have even included one-to-one doubt clearing session with expert faculty members, and that too without any additional cost. So कोई additional cost यहाँ पे included नहीं रहेगी, and we will provide you one-to-one doubt clearing session. The reason being हमारा एम है कि आप एग्जाम क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, so that you can proudly say that yes, Edufinaco के कंटेंट से I've cleared the exam in first attempt.
Then you will also get the complete summary of the content, because लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लास्ट डे पे रिवीजन करना है, सो वीडियोस हम लोग एक दिन में सारे वीडियोस नहीं देख सकते, बहुत लेंदी वीडियोस हैं ये, लेकिन हम लोग लास्ट डे पे चैप्टर समरीज को जरूर गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन है वो हम लोग प्रॉपर वे में कर पाए. And lastly, you will get the support until you clear the exam, because as I said, our only goal is to get you clear in the first attempt itself. तो आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई करके और एग्जाम को क्लियर करें, यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है. सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज. इन केस यू फेस एनी क्वेरी, एनी इशू, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन 8889302230. You can even reach us on www.edufeneco.com. Thank you.